हाय विद्यार्थी मित्रों, कक्षा प्लस में आपका फिर से स्वागत है। मैं अश्विनी कुमार धादीज आपका कक्षा प्लस में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको उपागम पढ़ाए थे, उसी उपागम के तहत आप आपन अन्य उपागम भी पढ़ेंगे, जिसके अंदर रचयिता का नाम के द्वारा वो उपागम बना गया है। इसमें टेक्निकल उपागम भी है और प्रौद्योगिकी, जैसे बोलते हैं टेक्निकल को बोलते हैं प्रौद्योगिकी उपागम। और इसके साथ साथ हम जो है हिंदी शिक्षण के भी उपागम पढ़ेंगे कि किन विदेशी व्यक्तियों ने, किन विदेशी लोगों ने ये उपागम दिए, किन विदेशी प्रवर्तकों ने ये उपागम दिए। किलपैट्रिक है, ब्लूम है, इत्यादि जो उपागम है वो आज हम उनका अध्ययन करेंगे। उसके साथ साथ इन उपागमों का शिक्षण विधियों में क्या प्रयोग है, इन उपागम का शिक्षण में क्या प्रयोजना है, ये क्या प्रयोग होता है, उपागमों का शिक्षण में क्या प्रयोग होता है, तो आज के दिन हम ये भी अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ इस उपागम का अर्थ यह होता है कि हम शिक्षण प्रक्रिया को किस तरह सुदृढ़ कर सकते हैं, हम शिक्षण प्रक्रिया को किस तरह रुचिकर कर सकते हैं, हम शिक्षण प्रक्रिया को किस तरह प्रयोगात्मक कर सकते हैं। तो ये सभी जो है शिक्षण प्रक्रियाएं उपागम के अंतर्गत आती है और इन्हीं शिक्षण प्रक्रियाओं को उपागम कहते हैं, जिसके माध्यम से हम पाठ योजना बनाते हैं, वार्षिक योजना बनाते हैं, दैनिक योजना बनाते हैं। जो योजनाएं हमारी बन रही है हम उपागमों के माध्यम से होती है। हम जो भी योजना बना रहे हैं, हम कोई भी पाठ यदि पढ़ा रहे हैं तो उनकी कोई ना कोई योजना हम करते हैं। अध्यापक कोई पाठ दूसरे दिन पढ़ा रहा है तो उसका प्रीवियस दिन उसकी योजना बनाएगा कि इस पाठ के अंतर्गत मुझे कौन से कठिन शब्द लेने हैं, इस पाठ के अंतर्गत मुझे उनका कैसे अनुवाद बताना है, इस पाठ के अंतर्गत मुझे कौन सा अलंकार बताना है, इस पाठ के अंतर्गत मुझे कौन सा व्याकरण बताना है, इत्यादि जो है वो पाठ योजना वो अध्यापक बनाता है। तो वो हो गई एक पाठ योजना अध्यापक के द्वारा बनी गई। एक होती है हम जो है एक वार्षिक योजना भी बनाते हैं। वार्षिक योजना बोलते हैं तो अध्यापक एक वार्षिक योजना बनाता है। एक वर्ष के अंदर वो क्या क्या पढ़ाएगा, वो किस तरह छात्रों को रुचिकर रखेगा, किस तरह छात्रों को प्रयोगात्मक रखेगा, किस तरह छात्रों को टॉपिक पर रुचिकर कराएगा। तो ये सभी जो उपागम है, ये सभी जो योजना है वार्षिक योजना कहलाती है। वो वर्ष भर क्या क्या करेगा अध्यापक, और योजना को हम वार्षिक योजना कहते हैं कि वर्ष भर इतने लेसन अध्यापक पढ़ा देगा, वर्ष भर में पूरा सिलेबस जो है अध्यापक पढ़ा देगा। उस सिलेबस को प्रत्येक दिन या फिर एक सप्ताह में किस तरीके से वो पढ़ाएगा और उसके बाद उसमें क्या क्या कराएगा, वो वार्षिक योजना के अंतर्गत आती है। दैनिक योजना मैंने अभी बताई दी कि पाठ जो है प्रीवियस जो टॉपिक है, जो टॉपिक दूसरे दिन पढ़ाएगा उसको प्रीवियस दिन जो है उस टॉपिक पर वो अध्ययन करेगा। दूसरे दिन क्या पढ़ाना है वो वो जो पाठ योजना के अंतर्गत आएगी। वार्षिक पाठ योजना होगी, दैनिक पाठ योजना होगी, ये हो गई। अब इसके अलावा हमारे पास इकाई योजना आती है। एक इकाई योजना, हमें एक टॉपिक लेना है, उस पर विस्तृत अध्ययन करके हमें बताना है, वो इकाई योजना हो गई। हमें विस्तृत तौर से उसका अध्ययन बताना है। इकाई के तहत उनको छात्रों को अत्यधिक प्रयोगात्मक माध्यम से उनको अच्छी शिक्षा देनी है, तो ये इकाई योजना होगी। तो ये जो योजनाएं हैं, जो तैयारियां हैं अध्यापक की, ये योजना और तैयारियां जो उपागम के अंतर्गत आती है कि चाहे अध्यापक प्रौद्योगिकी के माध्यम से उसको पढ़ाए, चाहे अध्यापक उनको शैक्षिक तरीके से पढ़ाए, चाहे अध्यापक उनको प्रयोगात्मक तरीके से पढ़ाए, तो ये सभी जो है उपागम है। ये शिक्षण करने का एक तरीका है अध्यापक का। ये अध्यापक का शिक्षण तरीका करने का एक तरीका है जिसके माध्यम से जो अध्यापक है वो छात्रों में उस पाठ के अंतर्गत रुचिकर टॉपिक रखेगा। रुचिकर के माध्यम से हम मानते हैं तो उस पाठ के अंतर्गत छात्र उसमें रुचि लेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे और छात्र उनको अपने अंदर, छात्र जो है उस टॉपिक को अंदर समाहित करेंगे। तो ये जो होता है कक्ष के अंतर्गत जो भी चीजें होती है वो पाठ योजना या फिर हम उपागम के अंतर्गत मानी जाती है। हमारे अंतर्गत ये बोले कि जो पाठ योजना है या फिर कुछ भी माने, हम उपागम हम पढ़ रहे हैं तो उपागम जो होती हैं वो सारी चीजें जो होती है वो कक्षा कक्ष के अंतर्गत मानी गई है। जो भी शिक्षण विधियां हैं वो भी कक्षा कक्ष के अंतर्गत ही मानी जाती है।
जो भी पाठ योजना है वो कक्षा कक्ष के अंतर्गत ही मानी जाती है, जो ही भाषा कौशल है वो कक्षा कक्ष के अंतर्गत माना जाता है, उपचारात्मक शिक्षण है कक्षा कक्ष के अंतर्गत माना जाता है। जितने भी सारी चीजें हम सिलेबस में पढ़ रहे हैं, शिक्षण विधियों का जो सिलेबस है, हिंदी भाषा के शिक्षण विधियों का जितना भी सिलेबस है वो सिलेबस पूरा का पूरा कक्षा कक्ष के अंदर ही हो रहा है, कक्षा कक्ष के बाहर कुछ नहीं हो रहा। अध्यापक प्रीवियस तैयारी कर रहा है, वार्षिक पाठ योजना बना रहा है, दैनिक पाठ योजना बना रहा है, इकाई पाठ योजना बना रहा है। यह अध्यापक का परिश्रम है। अध्यापक परिश्रम कर रहा है तो छात्रों को भी चाहिए कि वो भी थोड़ा थोड़ा परिश्रम करे, बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती है। तो इसलिए अध्यापक प्रीवियस जो आने वाले दिन में पाठ पढ़ा रहा है उसका प्रीवियस तैयारी कर रहा है, वो इतनी मेहनत कर रहा है तो हमें भी चाहिए कि हम भी थोड़ी मेहनत कर लें। इसके द्वारा यह होगा कि इसमें एक तो अध्यापक को फायदा होगा, इसके साथ साथ छात्रों को भी अच्छा रुचिकर लगेगा और छात्रों को प्रतिशत अंक मार्क्स मिलेंगे, उनका फर्स्ट डिवीजन आएगा, फर्स्ट रैंक मिलेगा इत्यादि, मेरिट बेस पर इत्यादि जो भी सारी चीजें हैं, जो भी आप जानते हैं अध्यापक गण हैं इत्यादि जो भी चीजें हैं, मार्कशीट उनकी अच्छी मिलेगी, उसको फर्स्ट डिवीजन आएगा जो भी है। इसमें क्या होता है, छात्र जो उसमें रुचि रखता है जब उसको व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, जब वो फर्स्ट रैंक आता है तो कक्षा कक्ष के अंदर उसका अच्छा खासा वर्चस्व हो जाता है। फर्स्ट रैंक आने पर उसका अच्छा खासा वर्चस्व होता है। यदि वो जिले में प्रथम स्थान आएगा तो अच्छा खासा होगा, राज्य में प्रथम स्थान आएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि आप तुरंत इस रीट परीक्षा में पास होवें और प्रथम मार्क्स ला करके हमें सुशोभित करें, और हमें खुशी मिलेगी जब अध्यापक रीट एग्जाम में पास होकर के 90+ प्रतिशत मार्क्स लाएंगे तो उसमें हमें अत्यधिक खुशी मिलेगी। तो हम तो यही चाहते हैं, कक्षा प्लस जो फैमिली है वो भी यही चाहती है कि हमारे से जुड़े हुए जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी का रीट एग्जाम में नंबर आए और अच्छे मार्क्स से नंबर आए, और इसके बाद जो मेंस एग्जाम हो उसमें भी अच्छे मार्क्स आवे। तो हमारी यही कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छा तैयारी करवाना, अच्छे से अच्छा प्रयोग करवाना। तो हमारी तो यही तैयारी है, हमें भी चाहिए, अब आपको भी चाहिए। हम तो कर रहे हैं मेहनत, तो इसमें चाहिए कि छात्रों को भी मेहनत करनी है। बिना अध्यापक के मेहनत की छात्र मेहनत नहीं कर सकते, और अध्यापक यदि मेहनत कर रहा है तो चाहिए छात्रों को भी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि छात्रों को आगे बढ़ना है, अध्यापक को नहीं। क्योंकि अध्यापक स्वयं एक अध्यापक है और वो अध्यापक चाहता है कि जो उसके छात्र हैं वो उनसे भी बड़े बने, उनसे भी उच्चवान बने, तो वो उच्च पद पर प्राप्त करे। तो वो अध्यापक जो है छात्रों से यही आशा रखता है। तो कक्षा प्लस की फैमिली भी यही आशा रखती है कि जो भी हमसे जुड़े हुए हैं कक्षा प्लस से, वह सभी जो है रीट एग्जाम को पास करें और सर्वश्रेष्ठ नंबर ला करके हमें खुशी प्रदान करें। क्योंकि हमारी मेहनत है, आपकी भी थोड़ी बहुत मेहनत जरूरी है। केवल हमें मेहनत नहीं करनी है, छात्रों को भी इसमें मेहनत करनी जरूरी है। क्योंकि छात्र मेहनत करेंगे तभी अच्छी हमें प्रसन्नता होगी। हम मेहनत करें और छात्र मेहनत ना करें तो उसमें हमें प्रसन्नता नहीं है। हम मेहनत करें लेकिन छात्र भी मेहनत करे तो उसमें हमें प्रसन्नता होगी, खुशी मिलेगी। क्योंकि इसमें क्या है कि एक तो आपको फायदा होगा, प्लस पॉइंट में आपका रीट एग्जाम में नंबर आएगा, फिर सेकंड पॉइंट में आप अच्छे मार्क्स से रीट मेन एग्जाम को फाइट करेंगे, फिर उसमें भी अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो हमें बहुत खुशी मिलेगी कि बहुत सारे अध्यापक बने, और जो भी गवर्नमेंट अध्यापक है वो गवर्नमेंट अध्यापक बन के हमें खुशी प्रदान करें। तो हमारी यही आशा है। इसी आशा के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है अन्य उपागम, जो हम पढ़ेंगे भाषा शिक्षण के अन्य उपागम। जैसा मैंने आपको बताया, इसमें ब्लूम है, किलपैट्रिक है, प्रौद्योगिक उपागम है। तो कई उपागम आज हम पढ़ने वाले हैं इसी टॉपिक के अंतर्गत। इसके अंदर इकाई पाठ योजना भी पढ़ेंगे, वार्षिक पाठ योजना भी पढ़ेंगे, दैनिक पाठ योजना भी हम पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में अन्य प्रमुख उपागम के अंतर्गत। तो पढ़ते हैं आगे। भाषा को पढ़ाते समय, जब हम भाषा पढ़ा रहे हैं, कोई लैंग्वेज हम पढ़ा रहे हैं, उस समय हमें किन भाषाओं को ध्यान रखना है, किन उपागमों का प्रयोग करना है, किन शिक्षण विधियों का हमें प्रयोग करना है, तो उसके बारे में भी हमें जानकारी रखना बहुत जरूरी है। अब उपागम कौन कौन से हैं? इस समय हमने अन्य उपागम जो है और है। मैंने जैसे आपको उपागम कल बताए थे, बहुत सारे उपागम मैंने कल बता दिए हैं, तो आज अन्य उपागम और है
जैसे हर्बर्टीय पंचपदी प्रणाली, तो हर्बर्ट नाम से है पंचपदी प्रणाली जो हर्बर्ट ने खुद ने दी थी, पंचपदी प्रणाली। आगे बढ़ते हैं मॉरिशस। मॉरिशस का इकाई उपागम है, जैसा कि मैंने आपको बताया इकाई पाठ्य योजना भी होती है, उसके अंतर्गत यह आता है कि एक टॉपिक पर अत्यधिक विवेचन करना, एक टॉपिक पर हम अत्यधिक व्याख्या करना, जो इकाई पाठ्य योजना के अंतर्गत आती है। किसी टॉपिक को हमें विस्तृत तौर से वर्णन करना, वो इकाई पाठ्य योजना कहलाती है। बीएस ब्लूम, ये ब्लूम है, ब्लूम का मूल्यांकन उपागम। जैसा कि मैंने आपको बताया मूल्यांकन उपागम उसे कहते हैं जो मूल्य का अंकन किया जाता है, यानी कोई ना कोई परिणाम होता है, उसका कोई ना कोई मूल्य होता है। हम किसी भी परिणाम को देखें तो उसमें कोई ना कोई उसका मूल्य होता है, उसका परिणाम होता है। उसके बाद में जब छात्रों में उसमें क्या है, जो छात्रों में व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो उसमें खुशी मिलती है, उसमें आनंद मिलता है। तो ये मूल्यांकन उपागम है। जिस तरीके से हम आपको आज अध्यापन करा रहे हैं, आप कल को गवर्नमेंट टीचर अध्यापक बन जाए, उसके बाद में आपके व्यवहार में खुद ब खुद ही परिवर्तन आ जाएगा, उसको कहते हैं मूल्यांकन उपागम। आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा, वही मूल्यांकन उपागम होगा। आगे बढ़ते हैं जॉन डीवी और किलपैट्रिक। किलपैट्रिक उपागम है, ध्यान रखना जॉन डीवी और किलपैट्रिक का भी एक उपागम है। आगे बढ़ते हैं भारतीय उपागम। भारतीय उपागम और वाक्य संरचना उपागम मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी चीजें क्या क्या है। हर्बर्टीय पंचपदी प्रणाली भी बताऊंगा, इकाई उपागम भी बताएंगे, जिसके अंदर एक टॉपिक के अंदर उसको इकाई के द्वारा छात्रों को समझाया जाता है, ये भी हम बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसी के तहत आगे आते हैं हर्बर्टीय पंचपदी प्रणाली। हर्बर्ट के द्वारा अध्यापक जब पाठ पढ़ाता है उस समय हर्बर्ट पंचपदी प्रणाली का प्रयोग करें। क्यों? हर्बर्ट ये कह रहा है कि आप जब भी पाठ पढ़ाएं उसको 5 पदों में विभक्त करें। पहला पॉइंट ये है कि आप पाठ पढ़ाएं कोई भी तो उसको 5 पदों में विभक्त करना है, उसके अंदर अपनी योजना बनानी है। कोई भी पाठ ले लीजिए, कथनानुसार आप कोई भी पाठ योजना ले लीजिए, एक भी पाठ योजना है, उस पाठ योजना के अंदर पहला आप प्रस्तावना बताएं, पहला आपको प्रस्तावना लिखनी है, फिर उसके बाद में दूसरा प्रस्तुतिकरण करना है, फिर उसके बाद में तुलना या तुलनात्मक अध्ययन करना यानी संबंध बताना, तुलना को संबंध भी कहते हैं। चौथा है सामान्यकरण या नियमीकरण। यहां पर मैं लिख देता हूं आपके लिए, दोनों चीजें हैं, संबंध, यहां पर आता है नियमीकरण। नियमीकरण अब आता है प्रयोग। तो आप जो भी पाठ योजना बनाएं, हर्बर्ट ये कहता है कि आपको 5 पदों में विभक्त करना है, 5 पदों में उस टॉपिक को लाना है। जो 5 पद जो हर्बर्ट ने बताए हैं, पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण जो हमने प्रस्तुतिकरण करना है, तुलना उसका संबंध बताना है, तुलना यानी किससे संबंध हो, टॉपिक, टॉपिक से किसका संबंध हो तो संबंध बताना है, सामान्यकरण नियम बताना और प्रयोग हमें करना है। आगे हम बढ़ते हैं इसी सिलसिले में। ये तो हो गया हर्बर्ट उपागम। हर्बर्ट उपागम में पहले हमें प्रस्तावना बतानी पड़ेगी, प्रस्तावना बनाना पाठ योजना के अंतर्गत। यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं, ये जो भी है हमें पाठ योजना के अंतर्गत बनानी है। पाठ योजना के अंतर्गत 5 उपागम है, ये पाठ योजना के उपागम है, के उपागम। दूसरा आता प्रस्तुतिकरण, यानी उसका प्रस्तुतिकरण कैसा हो, तुलना, उसका तुलनात्मक अध्ययन हो, फिर सामान्यकरण, नियमीकरण और प्रयोग। तो इत्यादि जो उपागम है, जो जितने भी टॉपिक है, हम पाठ योजना बनाते समय इन उपागमों का प्रयोग करें, हर्बर्ट ये कहता है। आगे हम बढ़ते हैं, मॉरिसस क्या कह रहा है। मॉरिसस कह रहा है कि अध्यापक में इकाई पाठ पढ़ाते समय मॉरिसस ने उपागम दिए। जब हम किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उसमें जो है वही जो 5 उपागम जो है हर्बर्ट ने दिए थे, वही मॉरिसस ये कह रहा है कि मैंने भी पाठ योजना के अंतर्गत जो इकाई योजना है उसमें मैं 5 पॉइंट बता रहा हूं, उस 5 पॉइंट को आप प्रयोग करें अध्यापन कराते समय। इन 5 पॉइंटों में उसको विभक्त कर दें। एक टॉपिक को, एक ही टॉपिक को आप पूर्व ज्ञान से संबंधित करें। सबसे पहला पॉइंट यह है
कि आपको एक टॉपिक लेना है, उसको पूर्व ज्ञान से संबंधित करना है, यानी छात्रों का जो पूर्व ज्ञान है उससे संबंधित होना चाहिए। दूसरा है हमें प्रस्तुतिकरण, आपका जो प्रस्तुतिकरण है वो कैसा होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक के अनुसार हमें प्रस्तुतिकरण करना है। तीसरा आता है आत्मीकरण, मौन वाचन जिसको बोलते हैं, आत्मीकरण हमें करना है तो उसका मौन वाचन करना है। हम पाठ पढ़ लिए, फिर उसके बाद में उसको मौन रह करके उसको ध्यान आकर्षित करना है, एकाग्रचित होकर के उसको पढ़ना है। आत्मीकरण के बाद संगठन, अब संगठन हमें बनाना है, उसको छात्रों में समूह के द्वारा, ये संगठन एक समूह के द्वारा हमें प्रयोग करना है। पांचवा आता है अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति यानी प्रकट करना, ये प्रकट चीज है। ये जो भी चीज है आपको मॉरिशस ये कह रहा है कि आपको इकाई पाठ योजना यदि बनानी है तो हमारा प्रयोग, हमारा उपागम आप प्रयोग करें। तो मॉरिशस के द्वारा यही दिया गया है कि जब आप पाठ पढ़ा रहे हैं तो आप मॉरिशस की जो इकाई पाठ योजना बना रहे हैं तो मॉरिशस के द्वारा बनाएं। मॉरिशस के द्वारा आप बनाएंगे तो ही वो उपागम माना जाएगा, यानी पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए आपके प्रश्न, आपका प्रस्तुतिकरण होना चाहिए टॉपिक वाइज, फिर उसके बाद में आत्मीकरण यानी मौन वाचन होना चाहिए आपका। मौन वाचन के बाद आपको संगठन में छात्रों का समूह के अंदर अध्ययन होना चाहिए, फिर उसके बाद प्रकटीकरण होना चाहिए या फिर अभिव्यक्ति होना चाहिए। अभिव्यक्ति होता है प्रकट करना, प्रकट करना, अभिव्यक्ति का यह अर्थ होता है। तो मॉरिशस ये कह रहा है कि आप यदि इकाई पाठ योजना बनाए तो आपको जो इकाई योजना में हमें बनानी है तो उसमें पहले प्रस्तावना लेनी है, जैसे हम पाठ योजना बनाते हैं तो वैसे इकाई योजना में मॉरिशस कह रहा है कि मेरी पाठ योजना यानी मेरा जो इकाई योजना है, जो इकाई योजना में बना रहा हूं उस तरीके से आप पाठ पढ़ाते समय इकाई योजना का प्रयोग कर सकते हैं। तो पूर्व ज्ञान आधारित कर सकते हैं, प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, आत्मीकरण कर सकते हैं, संगठन और अभिव्यक्ति जिसको बोलते हैं प्रकट कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, इसी के अंतर्गत बीएस ब्लूम, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लूम और मूल्यांकन उपागम, ध्यान रखना। ब्लूम ने जो है मूल्यांकन उपागम दिया है। मूल्यांकन कैसे हो सकता है, मूल्यांकन का मैंने आपको बताया कि हम जब कक्ष में पढ़ा रहे हैं को उसको मूल्यांकन करना है, छात्रों को आ रहा है या नहीं आ रहा, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, कोई उनको समस्या आ रही है तो हमें उसका समाधान करना है। निदानात्मक मूल्यांकन भी होता है, उपचारात्मक मूल्यांकन भी होता है। मूल्यांकन की दो प्रणालियां हो गई। हम छात्रों का मूल्यांकन कैसे करते हैं, एक तो निदानात्मक मूल्यांकन करना है। निदानात्मक मूल्यांकन उसे कहते हैं हम छात्रों की समस्या को पहले पता लगाना है, निदानात्मक मूल्यांकन उसे कहते हैं। अब दूसरा आता है उपचारात्मक मूल्यांकन। अब उपचारात्मक मूल्यांकन कैसे कहते हैं, हम छात्रों की समस्या का पता लगाने के बाद हम उसका समाधान कर देवे तो वो उपचारात्मक मूल्यांकन कहलाता है। तो मूल्यांकन के दो प्रणालियां जो है, ब्लूम भी ये कह रहा है मूल्यांकन की दो प्रणालियां होती है। बच्चों को समझने के लिए, बच्चों की समस्या का समाधान करने के लिए मूल्यांकन की दो प्रणालियां दी गई है। एक तो उसका निदानात्मक मूल्यांकन छात्र का, और एक उस छात्र का उपचारात्मक मूल्यांकन करना है, ताकि वो छात्र उस टॉपिक को सीख जावे, वो छात्र उस टॉपिक को याद हो जावे। तो आगे हम बढ़ते हैं, बीएस ब्लूम का मूल्यांकन उपागम। शिक्षा एक त्रिपदीय और त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यानी तीनों तरफ घूम रही है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का मतलब क्या है, जैसे ध्रुवीय आप जानते हैं, एक प्रत्यक्ष जो होता है हमारा ग्लोब होता है, यानी विश्व का ग्लोब होता है, तो ग्लोब घूमता है, उसी तरीके से मूल्यांकन घूम रहा है। उसी तरीके से मूल्यांकन क्या कर रहा है, घूम रहा है। जिस तरीके से ग्लोब हमारे पृथ्वी घूमती है धीरे धीरे, उसी तरीके से ये मूल्यांकन त्रिपदीय जो मूल्यांकन है, त्रिध्रुवीय मूल्यांकन है, ये तीनों में घूमती रहती है। पहला कहां घूमेगी, पहला होगा शिक्षक का उद्देश्य, पहला ये घूम करके ये यहां आएगी अनुभव में, अधिगम अनुभव। दूसरा वाला अधिगम अनुभव में होने के बाद उनका अधिगम, उन्होंने अधिगम का मतलब होता है सीखना, अधिगम होता है सीखना। तो अधिगम अनुभव ये होता है, अध्यापक पहले शिक्षक उद्देश्य लेता है, फिर अपना अनुभव लेता है, छात्रों का अनुभव, अपना अनुभव लेने के बाद छात्रों का फिर क्या करता है, मूल्यांकन करता है कि व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यह त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यानी पहला शिक्षक उद्देश्य, दूसरा अधिगम मूल्यांकन, अधिगम उपागम अनुभव, और तीसरा आता है मूल्यांकन व्यवहार परिवर्तन, यानी मूल्यांकन परिवर्तन जिसको बोलते हैं। तो यह त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जो चारों ओर घूम रही है। जिस तरीके से पृथ्वी घूम रही है ना ग्लोब, उसी तरीके से यह त्रिध्रुवीय प्रक्रिया घूम रही है। तो ब्लूम का त्रिध्रुवीय मूल्यांकन आता है, रेट एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, तो त्रिध्रुवीय मूल्यांकन आपको याद करना है ब्लूम का। ये ब्लूम ने त्रिध्रुवीय मूल्यांकन याद करना है आपको पहला याद करना है शिक्षक उद्देश्य, दूसरा अधिगम अनुभव, ये आपको ध्यान रखना है अधिगम अनुभव, और तीसरा आता है मूल्यांकन परिवर्तन।
तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला क्या होता है, शिक्षक का एक उद्देश्य होता है। पहला पॉइंट इन्होंने शिक्षक का उद्देश्य लिया, ब्लूम ने क्यों लिखा है, क्योंकि शिक्षक का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। वो छात्रों का अधिगम करा रहा है, वो छात्रों को सिखा रहा है, उनको बता रहा है, ताकि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन हो सके, ताकि छात्रों का परिणाम अच्छा हो सके। इसलिए वो उस उद्देश्य को लेकर के पहला उसका उद्देश्य डिसाइड करता है कि मेरा ये टॉपिक पढ़ाने का ये उद्देश्य है। पहला पॉइंट यह है, शिक्षक अपना उद्देश्य लेकर के चलता है, अपना कोई ना कोई लक्ष्य लेकर के चलता है। वो अपने लक्ष्य के द्वारा एक पाठ योजना बनाता है। उस पाठ योजना में वो अपना उद्देश्य निर्धारित करता है कि मैं जो पाठ योजना बना रहा हूं, मैं जो दैनिक योजना बना रहा हूं, मैं जो वार्षिक योजना बना रहा हूं, इस योजना के अंतर्गत छात्रों में यह परिवर्तन होगा और छात्र इसमें आगे बढ़ेंगे। यह उसका उद्देश्य है शिक्षक का। शिक्षक का यही उद्देश्य लेकर के वो चलता है और चलने के बाद फिर अनुभव लेता है, फिर वो सीखने का अनुभव लेता है, फिर उसके बाद में वो सिखाता भी है और सीखता भी है। दोनों चीज का वो अनुभव लेता है कि छात्रों को आया नहीं आया, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा। तो सारे जो क्वेश्चन उसके अंदर पुटअप होते हैं कि भाई इसको क्यों नहीं आ रहा, उसको तो आ रहा है, इसको क्यों नहीं आ रहा है। तो इस तरह के उसके क्वेश्चन पुटअप होता है कक्षा कक्ष के अंतर्गत। तो छात्र पहला उद्देश्य लेकर के चल रहा है कि मैं ऐसा पढ़ाऊंगा तो छात्र को बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा और छात्र के व्यवहार में परिवर्तन होगा। पहला उद्देश्य वो लेकर के चल रहा है। अब ये उद्देश्य लेकर के चला तो फिर उसके बाद में अधिगम अनुभव आया, मतलब उसने अनुभव लिया, एक एक्सपीरियंस लिया कि मुझे इस चीज का अनुभव हो गया है, मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस हो गया है कि छात्रों में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा। चाहे छात्र सीखेंगे नहीं सीखेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा। क्यों होगा? क्योंकि शायद उनको हो सकता है इसमें कोई समस्या हो सकता है उसमें कुछ ज्यादा आ रहा हो सकता है इसमें कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से वो अधिगम अनुभव लेगा। फिर उसके बाद में तो शिक्षक एक उद्देश्य लेकर के चलता है। पहला उद्देश्य यह है शिक्षक का कि छात्रों में परिवर्तन हो, व्यवहार में परिवर्तन हो, उसको सिखाना है, बेस्ट से बेस्ट देना है, अच्छे से अच्छा उसको वक्तव्य बनाना है, अच्छा से अच्छा उसको प्रयोग देना है। तो वो जो शिक्षक क्या उद्देश्य लेकर के चलता है, फिर उसका वह अनुभव लेता है शिक्षक अनुभव लेता है कि छात्रों को आ तो रहा है लेकिन किन किन छात्रों को नहीं आ रहा है। फिर से उसका अनुभव लेता है कि किस छात्र को नहीं आ रहा है, किसको आ रहा है, इसको तो इतना आ रहा है, उसको क्यों नहीं आ रहा है। हम सोचते रहा कभी कभी पढ़ाते समय, यार इस छात्र को 100% आ रहा है, उसको तो 10% ही आ रहा, इस छात्र को 90% आ रहा है, उसको 70% आ रहा है। तो सबका जो अधिगम होता है, जो सीखने का जो तरीका होता है, सबका अलग अलग होता है। क्यों? सबका शरीर अलग अलग है, माइंड अलग अलग है, उसका मस्तिष्क अलग अलग है, तो उस तरीके से वो सीखता है। तो इसी तरीके से उसका अनुभव लेता है कक्षा कक्ष के अंदर शिक्षक। अध्यापक क्या कर रहा है, कक्षा कक्ष में सभी छात्रों का अनुभव लेता है, उन छात्रों का अनुभव लेता है कि इस बच्चे को इतना आ रहा है, इस बच्चे को 10% ही आ रहा है, उसको 70% आ रहा है, इस बच्चे को 100% आ रहा है, उसको 50% ही आ रहा है। तो इस तरीके को अनुभव लेता है। अनुभव लेने के बाद प्रयोग करता है। अनुभव लेने के बाद क्या करना है? प्रयोग करना है। अध्यापक अनुभव लेता है, बाद में प्रयोग करता है, उस प्रयोगात्मक में उसमें मूल्यांकन करता है प्रयोग के अंतर्गत। तो छात्र का क्या करता है? मूल्यांकन करता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ वो यह चेक करता है। उसके बाद छात्र को जब अनुभव, अध्यापक जब अनुभव ले लेता है कि इस छात्र को नहीं आ रहा है, इस छात्र को आ रहा है, तो वह प्रयोग करता है उस चीज का कि मैंने जो पढ़ाया है उसका अनुभव लेता है। अनुभव लेने के बाद जो मैंने जो पढ़ाया है उसका मूल्यांकन करना चाहिए, छात्रों के अंतर्गत उसका निदानात्मक मूल्यांकन करना चाहिए, उपचारात्मक मूल्यांकन करना चाहिए, चाहे छात्र को आ रहा है या नहीं आ रहा है। हो सकता है किसी छात्र में कोई समस्या हो, कोई त्रुटि रह गई हो सकता है शब्द में उच्चारण में त्रुटि रह गई हो, चाहे लिखित तो उसका मूल्यांकन किया जाए, चाहे मौखिक उसका मूल्यांकन किया जाए। तो कैसे मूल्यांकन करना है? मूल्यांकन के दो श्रेणियां मैंने बता दी आपको, एक तो निदानात्मक मूल्यांकन और उपचारात्मक मूल्यांकन प्रकार है। और मूल्यांकन की दो श्रेणियां हैं, एक तो लिखित मूल्यांकन एक और मौखिक मूल्यांकन। तो इस तरीके उनको मौखिक प्रयोग किया जाता है, उच्चारण आ रहा है नहीं आ रहा उसके, फिर उसके बाद लिखित प्रयोग किया जाता है। अब उन छात्रों में जिसको आ रहा नहीं आ रहा, उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ, उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ, 100 में से 100 मार्क्स लाने वाले में क्या परिवर्तन हो रहा है, वो खुश होगा। जिसके 100 में से 10 मार्क्स है वो थोड़ा सा दुखी होगा। तो वो क्या है, उनका व्यवहार में परिवर्तन है, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा।
छात्रों का व्यवहार बदल रहा है। 100 में 100 मार्क्स लाने वाला बहुत खुश हो रहा है क्योंकि उसने 100 में 100 लाए, वो बहुत खुशी है, और कक्ष में बहुत खुश हो रहा है। और जिसके 100 में से 30 मार्क्स आए, हो सकता है 100 में से 10 मार्क्स आए, वो थोड़ा दुखी है। उसने सोचा शायद मेरे से कोई त्रुटि रह गई है, हो सकता है मुझे कुछ आया नहीं है, हो सकता है मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो ऐसे कई त्रुटियां रह गई है, उच्चारण में त्रुटियां रह गई है, लिखने में त्रुटियां रह गई है, तो हो सकता है उसके व्यवहार में ये परिवर्तन हुआ है। वो सोचता है कि वो 100 मार्क्स लाया तो मैं भी 100 में से 100 लाऊं, ये उसमें जोश आता है, एक जुनून आता है, उस जुनून के साथ वो पढ़ने की इच्छा करता है। लेकिन शायद उसको कोई समस्या हो रही हो, शायद उसको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो वो समझ नहीं पा रहा है। तो इसलिए तो अध्यापक उसका मूल्यांकन करता है निदानात्मक और उपचारात्मक तरीके से। वो मूल्यांकन करता है, पहले उसकी समस्या को जान लेता है अध्यापक छात्र की समस्या को जानता है, तो उसके बाद तुरंत उसका क्या करता है, निदानात्मक मूल्यांकन करता है। पहला पॉइंट तो ये है। फिर दूसरा पॉइंट ये है, जब मूल्यांकन उसका फिर कहता है कि फिर उसके बाद में उपचार बता देता है कि छात्र को क्यों नहीं आ रहा है, उसका उपचार करता है कि इसमें क्या समस्या है, इसके उच्चारण में समस्या है, लिखने में समस्या है, इसकी राइटिंग सही नहीं है, इसके वो है। तो इस तरीके जो 100 कोई भी एनीथिंग जो भी हो सकता है, तो उस तरीके से हो सकता है इसकी राइटिंग में कमी हो सकता है इसके बोलने में कमी हो सकता है इसके व्यवहार में कमी हो, तो किसी भी चीज में जो है उसको हो सकता है उसके मस्तिष्क में कमी हो। तो इस तरीके से किसी भी चीज में कोई ना कोई कमी रह जाती है, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, वो होता है मूल्यांकन, व्यवहार परिवर्तन। तो इस तरीके की प्रक्रिया, जिस तरह से ग्लोब घूमता है, उसी तरीके से त्रिध्रुवीय प्रक्रिया जो ब्लूम की है वो घूमती रहती है। ये पहला पॉइंट, शिक्षक ने एक पाठ योजना बनाई, वो शिक्षक उद्देश्य हुआ। वो पाठ योजना को कोई लक्ष्य लेकर के चलता है, वो लक्ष्य लेकर के फिर उसके बाद में वो घूमते हुए प्रक्रिया वो अधिगम लेता है, अनुभव लेता है एक कि कक्षा में मेरा ये अनुभव हुआ है, ये एक्सप्रेस हुआ है कि छात्रों में व्यवहार में परिवर्तन होगा और 100% होगा। फिर उसके बाद में छात्रों का मूल्यांकन करता है। जब छात्रों का मूल्यांकन करता है तो पता चलता है कि हर छात्र के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, हर पाठ योजना में, हर इकाई योजना में, हर वार्षिक योजना में, चाहे योजना कोई सी भी हो, चाहे वो कक्षा कक्ष की पाठ योजना हो, कक्षा कक्ष की दैनिक योजना हो, कक्षा कक्ष की वार्षिक योजना हो, वार्षिक योजना कुछ भी हो सकती है। जो भी अध्यापक अपनी योजना बना रहा है, वो योजना, जितनी भी योजना है, उनको ब्लूम ने 3 पदों में विभक्त किया है, ब्लूम ने 3 श्रेणियों में बताया है, 3 प्रकारों में बताया है। उसको त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहते हैं। यानी ग्लोब जैसे घूमता है उसी तरीके से यह प्रक्रिया घूम रही है। हर इकाई, हर पाठ योजना, हर वार्षिक योजना में एक एक चीजें बताई जा रही है कि शिक्षक पहले क्या करेगा, अपने उद्देश्य बताएगा, लक्ष्य बताएगा, फिर उसके बाद में अनुभव लेगा, अनुभव लेने के बाद फिर मूल्यांकन करेगा ताकि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन हो। ये प्रक्रिया घूमती रहेगी। जब मूल्यांकन हो जाएगा, मूल्यांकन के बाद व्यवहार में परिवर्तन हुआ तो फिर इसी प्रक्रिया को वो आगे बढ़ाएगा और फिर प्रथम शिक्षक उद्देश्य में चला जाएगा। फिर शिक्षक उद्देश्य वापस प्रक्रिया चलेगी, वही त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। मूल्यांकन हो जाएगा, मूल्यांकन में सभी छात्रों में परिवर्तन हुआ है, यह देख करके वापस वो शिक्षण उद्देश्य को अच्छा बनाएगा। अच्छा बनाएगा तो फिर वापस उसका अनुभव लेगा, फिर उसको व्यवहार में परिवर्तन होगा, फिर उसमें अच्छा होगा तो फिर वापस शिक्षक उद्देश्य बनाएगा। जब तक वो शिक्षण उसका अच्छा ना हो जाए, जब तक उसका शिक्षण सर्वश्रेष्ठ ना हो जाए, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ये प्रक्रिया ग्लोब के जिस तरीके से पृथ्वी घूमती रहती है, उसी तरीके से ब्लूम के शिक्षण योजना जो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये घूमती रहेगी जब तक उसका शिक्षण जो अध्यापन क्षेत्र है वो सर्वश्रेष्ठ ना हो जाए। तब तक ये ब्लूम की जो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया घूमती ही रहेगी। तो इस तरीके से ब्लूम ने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताई है। ये तीनों प्रक्रिया घूमती रहती है, जिस तरह से पृथ्वी ग्लोब घूमती है उसी तरीके से त्रिध्रुवीय प्रक्रिया घूमती रहेगी। आगे हम बढ़ते हैं ब्लूम का मूल्यांकन उपागम के बाद, क्योंकि ब्लूम ने अपना मूल्यांकन बताया है। मूल्यांकन में जब तक उनका मूल्यांकन उनकी श्रेणी में 100% ना आ जाए, अध्यापक के अनुसार, अध्यापक की जो योजना बनाई है, जो लक्ष्य बनाया है उसके अनुसार जब तक उनका 100%, जब बच्चे सीख न लेवे तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। शिक्षक उद्देश्य चलेगा, अधिगम चलेगा, अधिगम अनुभव चलेगा, मूल्यांकन व्यवहार परिवर्तन चलता रहेगा। जब तक उनका शिक्षण में 100% ना आ जाए, उनका शिक्षण सर्वश्रेष्ठ ना हो जाए, तब तक ये ब्लूम के द्वारा जो प्रक्रिया चल रही है, जिस तरह से पृथ्वी घूम रही है, वो रुक नहीं सकती। उसी तरीके से शिक्षण प्रक्रिया रुक नहीं सकती। ये ब्लूम का आदेश है। ब्लूम एक आदेश दे रहा है, ये शिक्षण प्रक्रिया चलती रहेगी, सर्वश्रेष्ठ जीवन पर्यंत तक चलती रहेगी। ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया हर व्यक्ति के जीवन में होती है।
वो उद्देश्य लेकर के चलता है जीवन का कि मुझे ये करना है, फिर उसके बाद में वो अधिगम लेता है, अनुभव लेता है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, फिर उसके बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, वो सोचता है कर पाऊंगा, शायद खुश होता है, हो सकता है वो नहीं कर पाएगा तो थोड़ा दुखी होता है, तो व्यवहार में परिवर्तन होता है। जब तक उसको 100% था, जब तक उसको लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, तब तक वह शिक्षण उद्देश्य उसका चलता रहेगा। जब तक उसको लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा तब तक ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया उसके जीवन में चलती रहेगी। जिस तरीके से ग्लोब घूमता है उसी तरीके से त्रिध्रुवीय प्रक्रिया भी घूमती रहेगी। जब तक उसको 100% परिणाम नहीं मिलता है, 100% मूल्यांकन में परिणाम नहीं मिलता, उसका परिणाम 100% जब तक नहीं आता है, तब तक ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया जो है चलती रहेगी। इसको ब्लूम के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा गया है। आगे हम बढ़ते हैं, इसी उपागम के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण उपागम है। आगे बढ़ते हैं अब जॉन डेवी के द्वारा। जॉन डेवी और किलपैट्रिक ने भी अपना उपागम दिया है। किलपैट्रिक बहुत बड़ा नाम है। इस किलपैट्रिक ने भी अपना उपागम दिया है कि मेरे इस योजना में मैं अध्यापक को एक से एक ऐसा उपागम बता रहा हूं जो उनके जीवन पर्यंत उनके काम आएगा। तो किलपैट्रिक क्या उपागम बता रहे हैं हम देखते हैं। अधिगम के लिए अनुभव को विशेष महत्व दिया गया। इस उपागम का प्रयोजन प्रोजेक्ट मेथड है, एक प्रोजेक्ट यानी प्रायोगिक कार्य है, और विद्यार्थी को ज्ञान उसके जीवन की समस्याओं के समाधान के अनुभव को दिया जाता है। प्रायोजना उपागम और समस्या समाधान उपागम दोनों दिए। आगे बढ़ते हैं भारतीय उपागम। किलपैट्रिक ने जो उपागम दिए, फिर उसके बाद में भारतीय उपागम क्या दिए गए हैं देखिए। पाठ योजना, जैसे मैंने बताई तो 3 पाठ योजना है। हमारी दैनिक जीवन की पाठ योजना, इकाई पाठ योजना होती है, और एक वार्षिक पाठ योजना होती है। तो भारतीय जीवन के अंतर्गत भारतीय लोगों ने बस पाठ योजना को 3 भागों में विभक्त किया। पहला है वार्षिक उपागम बनाए, ईयरली उपागम। एक है टॉपिक वाइज दैनिक इकाई पाठ योजना, ये टॉपिक है, ये वार्षिक ईयरली है, ये दैनिक है डेली पाठ योजना, है ना। इसको डेली दैनिक जीवन की पाठ योजना मानते हैं। जो डेली हम कर रहे हैं वर्क वो है इकाई। हम जो पाठ पढ़ा रहे हैं, हो सकता है हम कल जो पाठ योजना में, जो डेली योजना में हम एक पाठ पढ़ा रहे हैं, उस पाठ के अंदर को टॉपिक आ रहा है, उस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं, वो इकाई हो गई। और उससे बड़ी होगी दैनिक पाठ योजना। फिर उससे भी बड़ी है हमारी वार्षिक योजना। ये प्रक्रिया यहां पर गई है, ये प्रक्रिया यहां आ रही है। तो इस तरीके की जो प्रक्रिया चलती है वो होती है वार्षिक पाठ योजना। इसके अंदर होता है ईयरली हमें पाठ योजना बनानी पड़ती है, जिसके अंतर्गत हम सभी सब्जेक्ट के, चाहे सब्जेक्ट हमारा कोई सा भी हो, उस सब्जेक्ट के अंदर हमें पूरा सिलेबस बनाना पड़ता है कि इस सिलेबस में मैं जो ये टॉपिक इतने समय में पूरा कर दूंगा, मैं इस टॉपिक को 1 महीने में पूरा कर दूंगा, मैं इस टॉपिक को 2 महीने में पूरा कर दूंगा। हो सकता है मेरे पास जो लेसन हो उसमें हो सकता है 7 मंथ में मैं उसको पूरा कर दूंगा, हो सकता है मैं उसको 5 मंथ में पूरा कर दूंगा। तो ये सिलेबस है, एक वार्षिक पाठ योजना है, जिसके द्वारा हमें वर्ष में जो हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं उसको वर्ष के अंतर्गत हमें उसको पूरा करना है। फिर उसके बाद में जो मूल्यांकन होगा उसको भी हमें पूरा करना है। हमारा उद्देश्य वही मैंने जो बताया आपको भारतीय योजना में भी यही है कि हमारा जो ब्लूम है, ब्लूम ने जो पाठ योजना बनाई है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, वही प्रक्रिया यहां पर भी चलेगी वार्षिक पाठ योजना में, कि उसका उद्देश्य बनाया जाएगा, अधिगम बनाया जाएगा, फिर मूल्यांकन बनाया जाएगा। जब तक उसको 100% परिणाम नहीं मिलता अध्यापक को जब तक विद्यार्थियों से 100% मार्क्स की जो आशा है वो नहीं मिलती है, तब तक ये उपागम चलता रहेगा। ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक 100% मार्क्स छात्रों को न मिल जाए। सभी छात्रों को, वो सभी छात्रों से एक आशा रखता है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय उपागम में भी यही है, वार्षिक पाठ योजना भी यही कह रही है। आगे हम बढ़ते हैं, लुम्सडेन उपागम। बहुत बढ़िया उपागम लुम्सडेन पाठ योजना बना रहा है। ये पाठ योजना टेक्निकल पाठ योजना बना रहा है। लुम्सडेन टेक्निकल के नाम से जाने जाते हैं, इनको टेक्निकल के नाम से भी जाना जाता है। लुम्सडेन एक टेक्निकल आदमी है, एक टेक्निकल व्यक्ति है जिसने टेक्नोलॉजी को ज्यादा प्रयोग किया गया है, जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी बोलते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसको लुम्सडेन की देन है जो हम पाठ योजना बनाते हैं। लुम्सडेन कहता है कि हमें श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना है, टेक्निकल प्रयोग करना चाहिए, जिसके द्वारा हम टेक्निकल के माध्यम से छात्रों को सिखा सकते हैं। एक परियोजना के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से, प्रैक्टिकल के माध्यम से छात्रों को सिखा सकते हैं, एक मेथड के माध्यम से छात्रों को सिखा सकते हैं। तो लुम्सडेन ये कह रहा है, ये एक प्रैक्टिकल नाम है, लुम्सडेन एक प्रैक्टिकल योजना बनाता है। लुम्सडेन प्रौद्योगिकी बताता है, टेक्नोलॉजी बताता है, एजुकेशन में एक टेक्नोलॉजी डाल देता है, तो एजुकेशन को टेक्नोलॉजी तरीके से पढ़ाए। तो लुम्सडेन ये कह रहा है। आगे हम बढ़ते हैं पाठ योजना के अंतर्गत। इसमें पाठ योजना है, जैसा मैंने बताया, सभी उपागमों में अपनी अपनी पाठ योजना है, चाहे वो कोई सी भी पाठ योजना हो, चाहे वो कोई सा भी लेखक हो, चाहे कोई सा भी प्रवर्तक हो, सभी प्रवर्तकों ने अपनी अपनी पाठ योजना बनाई है। हर्बर्ट ये कहता है कि मेरे 5 पद होने चाहिए,
मॉरिशस अपने इकाई योजना में कहता है मेरे भी 5 पद होने चाहिए। ब्लूम कहता है कि मेरे त्रिपद होने चाहिए, कि त्रिध्रुव प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। और किलपैट्रिक भी कहते हैं कि मेरे ये उपागम होना चाहिए, इसके अनुसार चलना चाहिए व्यक्ति को, अध्यापक को। भारतीय योजना ये कहती है कि मेरे अनुसार चलो, इस पाठ योजना के अनुसार चलो, छात्रों में परिवर्तन होगा। तो सभी पाठ योजना का, सभी अध्यापन उपागमों का यही उद्देश्य है कि छात्रों में 100 में से 100% जो उनको मार्क्स मिले। उनका उद्देश्य यही है कि जो परिणाम आ रहा है वो 100 में से 100 आना चाहिए। तो सभी छात्रों से यही आशा अध्यापक रखता है। अध्यापक पूरी आशा ये रखता है कि सभी छात्रों को 100 में से 100 मार्क्स आवे और अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देवे। तो जो मैंने बताया, जितने भी उपागम मैंने बताया, सभी का यही उद्देश्य है। लेकिन सभी ने अपने अपने तरीके से अपना अपना उपागम बता दिया, अपने अपने तरीके से अपना अपना शिक्षण का तरीका बता दिया। ये शिक्षण के तरीके हैं जिसके द्वारा अपने अपने तरीके बताए गए हैं। कोई बोल रहा प्रस्तावना देनी चाहिए, कोई कह रहा प्रस्तुतिकरण पहले देना चाहिए, कोई कहता पहले शिक्षण उद्देश्य बनाना चाहिए। तो इस तरीके के जो है अपने उपागम दे दिए। हरभट्टी कहता है 5 पद होने चाहिए, मॉरिशस कहता है मेरे इकाई योजना में ऐसा होना चाहिए, ब्लूम कहता है कि मेरे त्रिपदी होना चाहिए। तो सबका जो है, किलपैट्रिक भी कहता है मेरे अनुसार उपागम बनाओ, भारतीय उपागम कहता है कि मेरे अनुसार बनाओ। तो जिस भी तरीके से उपागम बन रहे हैं, सभी उपागमों का यही उद्देश्य है, यही लक्ष्य है कि 100 में से 100 छात्रों के आवे, उसमें ही उनको खुशी मिलती है, यही आशा होती है। आगे बढ़ते हैं लुम्सडेन के अंतर्गत। लुम्सडेन ये बोला है प्रौद्योगिकी उपागम। लुम्सडेन का पहला पॉइंट है कि यह प्रौद्योगिकी आदमी है, प्रौद्योगिकी व्यक्ति है। तो इस व्यक्ति को आप जान ले, लुम्सडेन को, बहुत अच्छा नाम है इसका लुम्सडेन। तो इस व्यक्ति को आप बेहतरीन तरीके से जाने। तो लुम्सडेन जो व्यक्ति है, इनको आप प्रौद्योगिकी के नाम दे सकते हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के नाम से भी जान सकते हैं। तो लुम्सडेन जो व्यक्ति है, इन्होंने पाठ योजना में इन्होंने बताया मुझे टेक्निकल तरीके से पाठ को पढ़ावें। लुम्सडेन का कहना है कि जो पाठ पढ़ाएं, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे गणित में हो, चाहे मैथमेटिक्स में हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन टेक्नोलॉजी का नॉलेज दो। आप जो नॉलेज दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो संबंधित है टॉपिक, उसमें आप टेक्नोलॉजी का योगदान देवें, टेक्नोलॉजिकल तरीके से पढ़ाएं। पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए? टेक्नोलॉजी होना चाहिए, प्रौद्योगिकी होना चाहिए। तो हम इसका पढ़ते हैं पाठ योजना लुम्सडेन की। ये बोल रहा है शैक्षिक तकनीकी की प्रथम कठोर पाठ योजना, कठोर उपागम इन्होंने बताया। पहला क्या बताया? कठोर उपागम, जिसको बोलता है शैक्षिक तकनीकी वाला। अब इसमें बोलता है, पहले ये बोलता है कि मशीन प्रणाली उपागम भी कहते हैं इसको, यानी मशीन प्रणाली जिसको बोलते हैं एमएल, मशीन ट्रांसलेशन, मशीन लर्निंग जिसको बोलते हैं, एमएल भी बोलते हैं इसको, मशीन लर्निंग। ये कहते हैं लुम्सडेन कि हर पाठ योजना को एम मशीन लर्निंग के अनुसार पढ़ाओ। रोबोटिक्स जैसे होता है, एआई जैसे होता है, एनएलपी जैसे होता है, तो इस तरीके की पाठ योजना में इनका योगदान होना चाहिए। चाहे आप गणित पढ़ा रहे हैं तो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, चाहे वो कोई से बायोलॉजिकल पढ़ाओ तो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, केमिस्ट्री पढ़ाओ तो टेक्नोलॉजी का, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ाएं, यहां तक कि हिंदी भी पढ़ाएं तो उस हिंदी में आपको टेक्नोलॉजी तरीके से पढ़ाओ। लुम्सडेन का यही कहना है कि आप जो पाठ योजना पढ़ा रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजिकल तरीके से पढ़ाओ, चाहे हिंदी सब्जेक्ट हो या फिर इंग्लिश हो, उसको टेक्नोलॉजी तरीके से पढ़ाओ। तो इसको कहते हैं मशीन लर्निंग उपागम भी कहते हैं, इसको मशीन उपागम भी प्रणाली भी कहते हैं। अब ये लुम्सडेन ने ये उपागम कब दिया? 1964 में लुम्सडेन ने ये उपागम दिया, ठीक है, इसका नाम दिया। इसके अंतर्गत श्रव्य दृश्य सामग्री आती है, जो टेक्नोलॉजिकल जो सामग्री वो आती है। इस उपागम का प्रयोग सर्वाधिक कहां हो रहा है? इंजीनियरिंग में होता है, भौतिक विज्ञान में होता है, के क्षेत्र में दिया जाता है। ये तो इन्होंने बता दिया कि इस उपागम का प्रयोग जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजिकल प्रयोग किया जाता है, इसमें सर्वाधिक प्रयोग किया जा रहा है इंजीनियरिंग में। भौतिक विज्ञान जो फिजिक्स है उसमें ज्यादा किया जाता है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज उसमें ज्यादा होती है, इंजीनियरिंग में ज्यादा होती है। तो इस तरीके के प्रयोग किए जाता है। अब बोल रहे हैं इसका संबंध जो है ज्ञानात्मक होता है, ज्ञानात्मक पक्ष है। इसमें क्या क्या जाता है? एक तो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाएगा, सीपीयू का प्रयोग किया जाएगा, टीवी का प्रयोग किया जाएगा, प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाएगा, इत्यादि आदि का प्रयोग इस शैक्षिक तकनीकी में प्रयोग किया जाएगा, जिसको बोलते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अनुसार पाठ योजना बननी चाहिए, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई सा भी हो, हिंदी हो, हिंदी सब्जेक्ट है तो भी आप टेक्निकल नॉलेज देवे। लुम्सडेन का यही कहना है। आगे हम बढ़ते हैं। प्रथम कठोर उपागम दिया,
दूसरा शैक्षिक तकनीके में दूसरा उपागम इन्होंने दिया द्वितीय मृदुल उपागम। अब दूसरे उपागम में क्या है, अभी क्रमित अनुदेशन इसी के अंतर्गत आता है। ऐसे सामग्री जिसे शिक्षक स्वयं निर्मित कर सके, जैसे चौट, मॉडल, ब्लैक बोर्ड आदि स्वयं निर्मित करता है, इसके द्वारा भी ये उपागम का प्रयोग किया जाता है। इसमें कह रहा है कि द्वितीय मृदुल उपागम है, द्वितीय मृदुल उपागम के नाम से है। इसमें इन चीजों का भी प्रयोग कर सकते हैं ताकि बच्चा समझ सके। अब बोल रहा सिल्वरमैन, सिल्वरमैन क्या बोलता है, सिल्वरमैन बोल रहा है इसको रचनात्मक तरीके से शिक्षण देना चाहिए। हमें शिक्षण देवें तो उसको लिखित रूप में शिक्षण देवें। रचनात्मक बोल रहे हैं लिखित श्रेणी में शिक्षण देवें, लिखित तौर से उसमें शिक्षण ज्यादा देवें। रचनात्मक तरीके से शिक्षण देवें जिसमें लिखने का काम ज्यादा होवे, मौखिक का काम कम होवे। तो इसमें जो प्रयोग करना है रचनात्मकता प्रयोग ज्यादा करना है। आगे करते हैं कि इसमें शिक्षण कार्य का विश्लेषण किया जाता है। इसमें जो विश्लेषण किया जाएगा वह शिक्षण कार्य का ज्यादा किया जाएगा, शिक्षण का प्रयोग ज्यादा होगा, जिसमें विश्लेषण का प्रयोग ज्यादा होगा। शिक्षण में विश्लेषण, जिसको विस्तृत तौर से अध्ययन विश्लेषण बोलते हैं, एनालिसिस, एनालिसिस का प्रयोग ज्यादा होता है। या फिर मेरे स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो आप ये जान लें, इसका हिंदी अनुवाद होता है विस्तृत विवेचन। विस्तृत विवेचन, एनालिसिस की स्पेलिंग गलत हो तो आप ध्यान मत देना। विस्तृत विवेचन होता है, एनालिसिस का अर्थ यह होता है कि विस्तृत विवेचन हम उस पर टॉपिक पे करें। आगे बढ़ते हैं, वही शैक्षिक तकनीकी में क्रिया प्रणाली उपागम। अब आते हैं क्रिया प्रणाली उपागम। इस उपागम के अंतर्गत क्या है, शिक्षा तकनीकी में वर्तमान प्रचलित उपागम है ये शैक्षिक तकनीक का क्रिया प्रणाली उपागम। इसमें क्या विद्यार्थियों को केंद्रित उपागम है। इस उपागम का संबंध अभियांत्रिकी से है, ध्यान रखना ये संबंध जो है अभियांत्रिकी है इंजीनियरिंग से है, एक ही बात है अभियांत्रिकी और इंजीनियरिंग। इसका प्रमुख आधार है विज्ञान एवं गणित में, दोनों में टेक्निकल ज्ञान देना। शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक उपागम है और शिक्षा में कम खर्चे और अधिक उपयोगी प्रभावशाली उपागम है। ये जो तीसरा वाला उपागम है ये कम खर्चीला है और अच्छा ज्ञानदायक है। तो तीसरा वाला उपागम भी क्रिया प्रणाली उपागम भी जबरदस्त है। इसके अंदर टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ हम उसको थ्योरेटिकल नॉलेज दे सकते हैं। जो इसके द्वितीय वाला उपागम था जिसमें रचनात्मक कार्य ज्यादा दिया जाता था, उसमें कहते हैं सिल्वरमैन ये कहते हैं कि आपको रचनात्मक तरीके से ज्यादा पढ़ाना चाहिए, आपको लिखित तरीके से ज्यादा पढ़ाना चाहिए। आपका जो ज्ञान हो, जो आप परफॉर्मेंस देवे वो लिखित में ज्यादा देवे, क्योंकि मौखिक में इसमें कम भरोसा है। जो सिल्वरमैन का ये कहना है कि मौखिक कार्य में ज्यादा भरोसा होता है, क्योंकि कोई बात माने नहीं माने वो उनकी मर्जी है, लेकिन जो लिखित कार्य हो उसको कोई पलट नहीं सकता। लिखित हो तो लिखित होता है, इसलिए रचनात्मक तरीके से उपागम देना। तो लुम्सडेन यही कह रहा है, ये प्रौद्योगिकी वाला टेक्नोलॉजी वाला उपागम बताया इसने, सारे में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। लुम्सडेन यही कह रहा है कि यदि प्रथम तरीके से नहीं पढ़ते तो द्वितीय तरीके से पढ़ाओ, द्वितीय तरीके से नहीं पढ़ते तृतीय तरीके से पढ़ाओ। तो जो भी लुम्सडेन का अपना उपागम तीन तरीके के बताए, जो मैंने बताया शैक्षिक प्रौद्योगिकी तीन उपागम है, कोई मृदुल है, कोई कठोर है, कोई क्रियात्मक है। तो मृदुल, कठोर और क्रियात्मक तीन तरीके के उपागम हो गए। जो किलपैट्रिक जो अपने इसके द्वारा जो है इन्होंने लुम्सडेन के द्वारा लुम्सडेन ने जो है ये तीन उपागम बताए शैक्षिक तकनीकी में, शैक्षिक टेक्नोलॉजी में, जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी में। एक तो होता है मृदुल, कठोर और एक और होता है क्रियात्मक मूल्यांकन। तो क्रियात्मक उपागम जिसको बोलते हैं उपागम। तो ये उपागम का प्रथम ध्येय, प्रथम उद्देश्य ये होता है कि छात्रों के 100 में से 100 मार्क्स आवे सभी छात्रों के, ताकि हमारा उद्देश्य पूरा हुए। हमारा उद्देश्य जब तक पूरा नहीं होगा तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, उनका कहना यही है। तो आगे आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हमने अन्य महत्वपूर्ण उपागम हमने पढ़े हैं। कल इन्हीं उपागमों में शिक्षण सिद्धांत आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे कक्षा क्लब से जुड़े हुए सभी छात्रों से यह निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और इसके बाद आप जो पढ़ा रहे हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी, इसको आप एब्जॉर्वेशन करें, इसको समझे, इसको समझने के बाद इसको विस्तृत तौर से अध्ययन करें। और आप हमारे कक्षा प्लस की यही आशा है कि आप तुरंत ही अध्यापक पद पर मार्क्स आवे, आपको 100 में से 100 मार्क्स मिले, हमारी यही आशा है। और इस आशा में हमारी आशा बहुत जुड़ी हुई है कि छात्रों के 100 में से 100 मार्क्स आवे और वो अध्यापक पद पर प्रदर्शित हुए, अध्यापक पद उनको मिल जावे। तो हमारी यही आशा है, हमारे अध्यापन क्षेत्र की भी यही आशा है, कि हमारा भी यही आशा है आज की, कि हमारा जो उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य बस यही है कि जो भी हमारे छात्र कक्षा प्लस से जुड़े हुए हैं, वो कक्षा प्लस से जुड़े हुए विद्यार्थियों से ये आशा रखते हैं, पूरी कक्षा प्लस की फैमिली, कि आपके जो अध्यापक पद पर आप जल्दी से जल्दी चयनित होवें और आपके मार्क्स जल्दी से जल्दी आवे। तो हम यही चाहते हैं कि आप जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, जो भी कक्षा प्लस से जुड़े हुए जो विद्यार्थी है, वो अन्य को भी ये वीडियो शेयर करें। तो इससे के लिए हम यही आपसे आशा रखते हैं कि आप जल्दी से जल्दी आपका अध्यापक पद पर चयन होवे।
वेरी वेरी थैंक्स। कल के लिए आपके लिए एक नया टॉपिक, वही उपागम के तहत आपका टॉपिक होगा, तो इस उपागम में हम बढ़ेंगे शिक्षण सूत्रों के अंतर्गत, वो आपको कल पढ़ाएंगे। आज के उपागमों में मैंने आपको बता ही दिया, एक तो होता है हर्बर्ट, मॉरिसस, किलपैट्रिक, ब्लूम, फिर उसके बाद अपन ने ये उपागम बढ़ाया शैक्षिक तकनीकी वाला, जिसको बोलते हैं लुम्सडेन उपागम। तो लुम्सडेन का उपागम भी है। ये 4-5 उपागम है, आप इनको याद कर लें और इनको क्लियरिटी करें, क्योंकि सभी उपागम का परम ध्येय यही है, परम लक्ष्य यही है कि 100 में से 100 जब तक छात्र के नहीं आएंगे तब तक ये उपागम चलते रहेंगे। और जो उद्देश्य हमारा जीवन का यही है कि 100% 100 मार्क्स आवे, तो जब तक नहीं आएगा तब तक हम परिश्रम करते रहेंगे, और हमारा उद्देश्य जब तक पूरा नहीं होता तब तक हमारे परिश्रम जारी रहेगी। तो हम कल इसी उपागम में पढ़ेंगे अध्यापन की जो अन्य जो शिक्षण सूत्र है वो कल हम उसका अध्ययन करेंगे। तो हमारा भी उपागम का यही उद्देश्य है कि आपके भी मार्क्स जल्दी से जल्दी आवे, अध्यापक पर आपका चयन हुए। इन सभी उपागमों का भी यही उद्देश्य है कि जब तक छात्रों में जो परिवर्तन हो रहा है वह परिवर्तन तब तक नहीं होगा, तब तक हमारे उपागम की जो ये श्रेणियां चलती रहेगी, तो इनकी श्रेणियां चलती रहेगी। वेरी वेरी थैंक्स। कल के लिए फिर उपागम में हम श्रेणियों में फिर आपके सामने नया टॉपिक लाएंगे, उपागम का नया टॉपिक। वेरी वेरी थैंक्स।